गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने बायो फर्टिलाइजर्स एंड ग्रीन मैन्योर्स के बारे में डिस्कस किए थे। इस सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ऑर्गेनिक फार्मिंग, फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑस्ट्रिया लीडिंग कंट्री इन वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सा कंट्री या फिर देश अग्रणी है? तो उसमें आपका ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होता है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होता है। ऑस्ट्रिया लीडिंग कंट्री इन वर्ल्ड, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के केस में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला कंट्री या फिर अग्रणी देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। लीडिंग स्टेट इन इंडिया, मध्य प्रदेश। पूरे भारत के सभी राज्यों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। बट ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा किसे मिला है? तो ऑर्गेनिक स्टेट का, यानी कि 100% ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा जो है वो सिक्किम को मिला है, उत्तराखंड को मिला है और तमिलनाडु को मिला है। और सबसे ज़्यादा एरिया वाइज पे देखा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका मध्य प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट पेज में दिया है मेथड्स ऑफ फार्मिंग। मेथड्स ऑफ नेक्स्ट हेडिंग इज मेथड्स ऑफ फार्मिंग, यानी फार्मिंग की विधियाँ। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मेथड ऑफ फार्मिंग। बायोडायनेमिक फार्मिंग। बायोडायनेमिक फार्मिंग का मतलब होता है एम टू ट्रीट द फार्म एज ए लिविंग सिस्टम, यानी एक लिविंग सिस्टम के रूप में जब हम किसी फार्म को ट्रीट करने के उद्देश्य से फार्मिंग करते हैं तो उसे बायोडायनेमिक फार्मिंग कहते हैं। फिर से, बायोडायनेमिक फार्मिंग मीन्स एम टू ट्रीट द फार्म एज ए लिविंग सिस्टम, यानी जब किसी भी फार्म को लिविंग सिस्टम के रूप में ट्रीट किया जाता है तो उसे बायोडायनेमिक फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ फार्मिंग। ऋषि कृषि प्रैक्टिस्ड इन मध्य प्रदेश, यानी ऋषि कृषि फार्मिंग सिस्टम, यानी ऋषि कृषि फार्मिंग सिस्टम मध्य प्रदेश में ज़्यादातर प्रैक्टिस किया जाता है। थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू फार्मिंग, थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ फार्मिंग। नेचु इको फार्मिंग। नेचु इको फार्मिंग बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इकोसिस्टम नेटवर्किंग ऑफ नेचर। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इकोसिस्टम नेटवर्किंग ऑफ नेचर, यानी इकोसिस्टम के नेटवर्किंग नेचर के प्रिंसिपल पर आधारित जो फार्मिंग किया जाता है उसे हम नेचु इको फार्मिंग के नाम से जानते हैं। फिर से, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इकोसिस्टम नेटवर्किंग ऑफ नेचर, यानी नेचर के इकोसिस्टम नेटवर्किंग के प्रिंसिपल पर आधारित जो फार्मिंग किया जाता है उसी को हम नेचु इको फार्मिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म। रेगुलेटरी मैकेनिज्म, फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू रेगुलेटरी मैकेनिज्म। नेशनल प्रोग्राम इन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जिसे NPOP के नाम से जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, यानी कि नेशनल प्रोग्राम इन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में जो नेशनल प्रोग्राम होता है, यानी NPOP जो होता है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, यानी वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट, NPOP लॉन्च्ड इन 2001 अंडर FTDR एक्ट, यानी FTDR एक्ट के अंतर्गत सन 2001 में NPOP, जिसे हम नेशनल प्रोग्राम इन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू रेगुलेटरी मैकेनिज्म NSOP,
NSOP का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसे FTDR के नाम से जानते हैं। FTDR का फुल फॉर्म क्या होता है? F फॉर फॉरेन हो जाएगा, T फॉर ट्रेड हो जाएगा, D फॉर डेवलपमेंट हो जाएगा, एंड R फॉर एंड रेगुलेशन एक्ट हो जाएगा। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट, यानी एक्सपोर्ट यानी निर्यात की आवश्यकता के लिए FTDR जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। FTDR एक्ट जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। FTDR का फुल फॉर्म होता है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, अपेदा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट अंडर द ब्रांड नेम इंडिया ऑर्गेनिक। अपेदा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो अपेडा का इस्टेब्लिशमेंट 1986 ईस्वी में हुआ था। अपेदा का इस्टेब्लिशमेंट 1986 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये क्या दिया है? अपेदा क्या करता है? तो रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का रेगुलेशन का, यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की रेगुलेशन का काम कौन करता है? तो अपेदा करता है। एंड एक्सपोर्ट अंडर द ब्रांड नेम इंडिया ऑर्गेनिक, यानी इसके बाद यह निर्यात भी करता है किस नाम से? तो ऑर्गेनिक इंडिया ब्रांड नेम से, यानी ऑर्गेनिक इंडिया ब्रांड नेम के अंतर्गत एक्सपोर्ट भी करता है किसका? तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का। नेक्स्ट पॉइंट, अपेक्स बॉडी ऑफ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का सबसे उच्च संस्था या फिर अपेक्स बॉडी कौन सी होती है? तो ये आपका नेशनल एग्रीडेटेशन बॉडी, जिसे हम NAB के नाम से जानते हैं। यानी अपेक्स बॉडी ऑफ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का सबसे शीर्ष संस्था या फिर अपेक्स बॉडी कौन होता है? तो NAB होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीडिटेशन बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, जिसे IOC के नाम से जानते हैं, प्रोसेस ग्रांटेड एट वर्ल्ड लेवल ड्यूरिंग 2004। इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, यानी इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IOC, प्रोसेस ग्रांटेड एट वर्ल्ड लेवल ड्यूरिंग 2004, यानी सन 2004 में, यानी सन 2004 के दौरान वर्ल्ड लेवल पर IOC ने ग्रांट प्रोसेस को ग्रांटेड कर लिया था। फिर से इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस ग्रांटेड एट वर्ल्ड लेवल ड्यूरिंग 2004, यानी सन 2004 के दौरान वर्ल्ड लेवल पर IOC का प्रोसेस ग्रांटेड हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसे हम NCOF के नाम से जानते हैं, NCOF के नाम से जानते हैं, यानी नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लोकेटेड एट गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। यानी NPOP जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो NPOP मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। NPOP किसके अंतर्गत आता है? तो NPOP जो होता है आपका, यानी नेशनल प्रोग्राम इन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। जबकि NCOF किसके अंतर्गत आता है? तो NCOF जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आपका नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसका हेडक्वार्टर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, जिसे IFOM के नाम से जानते हैं, जिसे IFOM के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, जिसे IFOM के नाम से जाना जाता है, कंसेप्चुअल सपोर्ट फॉर ए ग्लोबली यूनिफाइड सर्टिफिकेशन डेटाबेस, यानी यूनिफाइड सर्टिफिकेशन डेटाबेस, यानी ग्लोबली यूनिफाइड सर्टिफिकेशन डेटाबेस के लिए कंसेप्चुअल सपोर्ट कौन करता है? तो ये आपका IFOM करता है। नेक्स्ट पॉइंट, IFOM इज इस्टेब्लिश्ड
एट बोन जर्मनी, यानी आईफोम का हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आईफोम का हेडक्वार्टर आपका बोन जर्मनी में सिचुएटेड है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1972 यानी 1972 ईस्वी को हुआ था। और इक्रीसेट का भी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इक्रीसेट का भी इस्टेब्लिशमेंट 1972 ईस्वी में हुआ था। आईफोम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। नेक्स्ट 7वें नंबर का टॉपिक दिया है क्या, तो 7वें नंबर का टॉपिक है नर्सरी मैनेजमेंट। 7वें नंबर का टॉपिक है नर्सरी मैनेजमेंट। डिस्कस अबाउट नर्सरी मैनेजमेंट। टाइप्स ऑफ नर्सरी। पहला हेडिंग टाइप्स ऑफ नर्सरी, यानी नर्सरी के प्रकार। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ नर्सरी, इट इज ए प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर रेज्ड अंडर इंटेंसिव केयर फॉर लेटर ट्रांसप्लांटिंग टू फील्ड, यानी वह स्थान जहाँ पर नए प्लांट्स को उगाया जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा देख रेख के साथ, फिर उस प्लांट्स का फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के स्थान को ही नर्सरी के नाम से जानते हैं। फिर से वह स्थान जहाँ पर नए पौधों को उगाया जाता है बहुत ही देखभाल के साथ, और फिर उसके बाद उस प्लांट को फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, तो ऐसे स्थान को ही नर्सरी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सीड एक्ट एंड द नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट हैव बीन इन ऑपरेशन सिंस दिसंबर 1966, यानी सीड एक्ट कब आया था, तो 1966 ईस्वी में आया था। एंड नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट हैव बीन इन ऑपरेशन सिंस दिसंबर 1966, यानी दिसंबर 1966 को सीड एक्ट और नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट दोनों साथ में ही काम करना स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट इज प्रेजेंटली इन फोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर नर्सरीज ओनली इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। फिर से नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट इज प्रेजेंटली इन फोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर नर्सरीज ओनली इन द स्टेट ऑफ पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, यानी नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट है। और नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रेजेंटली मतलब वर्तमान समय में इन फोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, यानी किस किस को इन्फोर्स कर रहा है, तो हॉर्टिकल्चर नर्सरी के लिए केवल इन्फोर्स कर रहा है इन द स्टेट ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, हिमाचल प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तराखंड राज्य में, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में, उड़ीसा एंड तमिलनाडु राज्य में हॉर्टिकल्चरल नर्सरी के रिस्पेक्ट में जो है इन्फोर्स कर रहा है वर्तमान समय में नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपका नर्सरी हो गया है, तो ओनली 30-40% डिमांड ऑफ प्लांटिंग मटेरियल इज बीइंग मेड बाय एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि केवल 30 से 40% ही डिमांड हो रहा है प्लांटिंग मटेरियल का, किसके लिए, तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेरी नर्सरी में आपका फ्लाइंग नर्सरी आता है, यानी टेम्परेरी नर्सरी के अंतर्गत क्या आता है, तो टेम्परेरी नर्सरी के अंतर्गत आपका फ्लाइंग नर्सरी यानी उड़ता हुआ नर्सरी जो था वो टेम्परेरी नर्सरी के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट पेज इज 8वें नंबर का टॉपिक है। 7वां नंबर बड़ा जल्दी कंप्लीट हो गया भाई मेरे, 7वां पॉइंट कंप्लीट हो गया बहुत फास्ट। 8वें नंबर का टॉपिक है ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स। 8वें नंबर का टॉपिक दिया है ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स, प्रेजेंटली चाइना इज द वर्ल्ड लीडर इन कल्टिवेटिंग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशन, यानी प्रोटेक्टेड कंडीशन के अंतर्गत हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के उगाने में सबसे अग्रणी विश्व में कौन सा देश है, तो वर्तमान समय में चाइना है। यानी कि फिर से प्रोटेक्टेड कंडीशंस के अंतर्गत हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को उगाने में विश्व में सबसे अग्रणी देश कौन सा है वर्तमान समय में, तो वो चाइना है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉली हाउसेस गिव्स 5 to 6 times हायर प्रोडक्शन कंपेयर्ड टू ओपन फील्ड, यानी ओपन फील्ड की अपेक्षा जब हम पॉली हाउस में हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को लगाते हैं तो यह 5 से 6 गुना अधिक प्रोडक्शन जो होता है वो ओपन फील्ड के कंडीशंस में देता है। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर
टेम्परेचर डिफरेंशिएशन बिटवीन इंडोर्स एंड आउटडोर्स इज ग्रेटेस्ट एट रूफ। यानी टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन इंडोर्स एंड आउटडोर्स इज ग्रेटेस्ट एट रूफ। यानी जो इंडोर्स एंड आउटडोर का टेम्परेचर डिफरेंस होता है, टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है वह छत से अधिक होता है। फिर से टेम्परेचर डिफरेंशियल बिटवीन इंडोर्स एंड आउटडोर्स इज ग्रेटेस्ट एट रूफ। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लास हाउस आर वेरी पॉपुलर इन नीदरलैंड्स। यानी ग्लास हाउस जो होता है वो नीदरलैंड्स में बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सी ऑफ प्लास्टिक्स ए 50,000 एकड़ वर्ल्ड लार्जेस्ट कम्प्लेक्स ऑफ ए सीरीज ऑफ ग्रीन हाउस इज लोकेटेड एट अल्मेरिया इन स्पेन। यानी सी ऑफ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक का जो समुद्र है, ये 50,000 एकड़ वर्ल्ड लार्जेस्ट कम्प्लेक्स ऑफ ए सीरीज ग्रीन हाउस इज लोकेटेड एट अल्मेरिया इन स्पेन। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइंड टू रेसिस्ट ए 130 किलोमीटर पर हावर्स विंड वेलोसिटी। यानी ग्रीन हाउस का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए कि जो 130 किलोमीटर प्रति हावर विंड वेलोसिटी को रेसिस्टेंस कर सके या सहन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, एल्युमिनियम एंड हार्ड डिप्ड GI आर कंपैरेटिवली मेंटेनेंस फ्री। यानी एल्युमिनियम एंड हार्ड डिप्ड GI जो होता है वो तुलनात्मक रूप से मेंटेनेंस फ्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमेटेड कॉपर आर्सेनेट एंड अमोनिकल कॉपर आर्सेनेट आर वाटर बेस्ड प्रिजर्वेटिव्स दैट आर अप्लाइड टू द वुड दैट मे कम इनटू कंटैक्ट विथ द सॉइल। फिर से देख लेते हैं, तो फिर से क्या कह रहा है, तो क्रोमेटेड कॉपर आर्सेनेट यानी जो क्रोमेटेड कॉपर आर्सेनेट होता है एंड अमोनिकल कॉपर आर्सेनेट होता है आर वाटर बेस्ड प्रिजर्वेटिव्स, ये दोनों जो होते हैं वो पानी पर आधारित प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। दैट आर अप्लाइड टू द वुड, जो कि जिसका एप्लीकेशन लकड़ियों पे किया जाता है। दैट में कम इनटू कांटेक्ट विथ द सॉइल, इसके बाद जो सॉइल के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेड वुड आर साइप्रस जिसे हम नेचुरल डीके रेसिस्टेंट वुड के नाम से जानते हैं। यानी रेड वुड आर साइप्रस जिसे हम नेचुरल डीके रेसिस्टेंट वुड के नाम से जानते हैं कैन बी यूज्ड इन डिजर्ट आर ट्रॉपिकल रीजन्स बट दे आर एक्सपेंसिव। यानी रेड वुड यानी लाल जो लकड़ी होती है या फिर जो साइप्रस होता है, इसे हम नेचुरल डीके रेसिस्टेंस वुड के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग जो होता है वो डिजर्ट एरिया में या फिर ट्रॉपिकल रीजन्स में किया जाता है, बट ये जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, NCPAH का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमेटी ऑन प्लास्टिक कल्चर एप्लीकेशंस इन हॉर्टिकल्चर। यानी NCPAH का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमेटी ऑन प्लास्टिक कल्चर एप्लीकेशंस इन हॉर्टिकल्चर, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1981 में हुआ था नेक्स्ट पॉइंट, NCPT का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जिसका हेडक्वार्टर IARI न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। फिर से CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CPCT का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। यह कहाँ पर सिचुएटेड है, तो IARI न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है PDC का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लास्टिक कल्चर डेवलपमेंट सेंटर। PDC का फुल फॉर्म होता है PFDC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PFDC का फुल फॉर्म होता है प्रेसिजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर। नेक्स्ट, लक्स यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश को मापने का एक यूनिट होता है क्या, तो प्रकाश के मापने वाले यूनिट को हम लक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओपन रूफ ग्रीन हाउस वाज डेवलप्ड बाय आर्ट वॉन विंगरडेन इन 1990।
1990 यानी ओपन रूफ ग्रीन हाउस किसने विकसित किया था? तो आर्ट वान बिंगरडेन ने 1990 में विकसित किया था, यानी खुला छत ग्रीन हाउस। नेक्स्ट पॉइंट, ओपन ग्रीन हाउस प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन एंड हेल्थ, यानी ओपन ग्रीन हाउस जो होते हैं वो रेन और हेल्थ से प्रोटेक्ट होते हैं, यानी कि ओपन ग्रीन हाउस जो होते हैं वो रेन वर्षा और हेल से दोनों से प्रोटेक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीथीन फिल्म वाइडली यूज्ड इन ग्रीन हाउस, यानी पॉलीथीन फिल्म का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है? तो ग्रीन हाउस में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लो कास्ट और नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस सुइटेबल फॉर कुकुम्बर, यानी कि लो कास्ट वाला या फिर प्राकृतिक रूप से जो वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस होता है वह किसके लिए सुइटेबल होता है? तो कुकुम्बर के कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा सुइटेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वॉक इन टनल्स आर लो टनल्स लो कास्ट अनहीटेड सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, यानी कि लो टनल्स क्या है वॉक इन टनल्स, यानी वॉक इन टनल्स जिसे हम लो टनल्स के नाम से भी जानते हैं, इसका कास्ट कम होता है, अनहीटेड होता है, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कुकुरबिट्स इसमें उगाते हैं, यानी वॉक इन टनल्स जिसे हम लो टनल के नाम से जानते हैं, इसकी कास्ट कम आती है और यह अनहीटेड होता है, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है और इसी में कुकुरबिट्स का कल्टीवेशन ज़्यादातर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीइथाइलिन हैविंग 150 से 200 माइक्रोन या फिर 800 से 1000 गेज थिकनेस इज जनरली यूज्ड, यानी पॉलीइथाइलिन हैविंग PEP पॉलीइथाइलिन फिल्म, यानी पॉलीइथाइलिन हैविंग 150 से 200 माइक्रोन या फिर 800 से 1000 गेज थिकनेस इज जनरली यूज्ड, यानी पॉलीइथाइलिन जिसकी साइज 150 से 200 माइक्रोन होता है या फिर इसी को हम 800 से 1000 गेज के रूप में कर सकते हैं। इसकी इतनी ही मोटाई जो होती है वो जनरली ग्रीन हाउस में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्रिलिक शीट इज हाईली वेदर रेसिस्टेंट एंड डज नॉट येलो विथ एज, यानी एक्रिलिक शीट जो होता है वो वेदर रेसिस्टेंट होता है, यानी वेदर के प्रति यानी मौसम के प्रति ज़्यादातर रेसिस्टेंट होता है। एंड डज नॉट येलो विथ एज, और यह एज के साथ येलो भी बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट रिसेंट एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस फिल्म प्लास्टिक कवरिंग इज टैफजेल T2 फिल्म जिसे इथाइलिन टेट्राफ्लूरोइथाइली के नाम से जानते हैं, यानी कि द मोस्ट रिसेंट एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस, यानी ग्रीन हाउस के द मोस्ट रिसेंट एडिशन, यानी कि वर्तमान समय में सर्वाधिक रूप से ग्रीन हाउस में एडिशन किए जाने वाला जो फिल्म होता है वो प्लास्टिक से कवर होता है, जिसे हम टैफजेल T2 के नाम से जानते हैं, टैफजेल T2 फिल्म के नाम से जानते हैं। इसी को हम इथाइलिन टेट्राफ्लूरोइथाइलिन के नाम से जानते हैं। एंटीसिपेटेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 20 ईयर्स, यानी एंटीसिपेटेड इसका लाइफ जो होता है वो एक्सपेक्टेड होता है 20 साल। नेक्स्ट पॉइंट, द लाइट transmission is 95% and is greater than that of any other greenhouse covering material, यानी लाइट का जो ट्रांसलोकेशन होता है, द लाइट ट्रांसमिशन यानी लाइट का जो ट्रांसमिशन होता है इसमें 95% होता है एंड ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर ग्रीन हाउस कवरिंग मटेरियल, यानी किसी भी प्रकार का जो ग्रीन हाउस कवरिंग मटेरियल होता है उसकी अपेक्षा यह ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंसेक्ट नेट प्रूफ हाउस यूज्ड फॉर वायरस फ्री क्रॉप प्रोडक्शन, यानी इंसेक्ट नेट प्रूफ हाउस का प्रयोग जो होता है वो वायरस फ्री क्रॉप प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, यानी इंसेक्ट नेट प्रूफ हाउस का प्रयोग वायरस फ्री क्रॉप प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम टोमेटो का कल्टीवेशन करते हैं, स्वीट पीपर का कल्टीवेशन करते हैं। स्वीट पीपर को हम बेल पेपर के नाम से जानते हैं या फिर इसी को हम शिमला मिर्ची के नाम से जानते हैं, और यह फ्रूटेंस इसकी स्पेसीज जो होती है वो फ्रूटेसेंस होती है और छाट वाले का एनम होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है भाई, इंसेक्ट नेट
40 से 60 मेष फ्री फ्रॉम वायरसेस, यानी इंसेक्ट नेट जो होता है वो 40 से 60 मेष का होता है, जो कि वायरस के प्रति बिल्कुल फ्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेन शेल्टर जो होता है वो प्रोटेक्शन टोमेटो प्लांट, यानी प्रोटेक्शन टोमेटो प्लांट्स अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑफ हेवी रेनफॉल, यानी कि अधिक वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर प्रोटेक्शन टोमेटो प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए रेन शेल्टर का प्रयोग करते हैं, यानी प्रोटेक्शन टोमेटो प्लांट्स अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑफ हेवी रेनफॉल, यानी कि जिस स्थान पर बहुत ज़्यादा वर्षा होने की संभावना रहती है वहाँ पर टोमेटो के प्लांट्स को बचाने के लिए रेन शेल्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हार्ड फ्रेम इज 0.9 to 1.8 मीटर, यानी कि हॉट फ्रेम का जो स्टैंडर्ड साइज कितना होता है तो 0.9 से लेके 1.8 तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टी स्पैन या फिर गटर कनेक्टेड ग्रीन हाउस, मल्टी स्पैन या फिर गटर कनेक्टेड ग्रीन हाउस क्या होता है तो मोस्ट पॉपुलर एंड ओरिएंटेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी मल्टी स्पैन या फिर गटर कनेक्टेड ग्रीन हाउस जो होता है वो सर्वाधिक पॉपुलर होता है और इसका ओरिएंटेशन कैसा होता है तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ इसका ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस टेम्परेचर बाय यूजिंग इवापोरेटिंग कूलिंग मेथड्स, यानी रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस टेम्परेचर, यानी ग्रीन हाउस के टेम्परेचर को कम करने के लिए इवापोरेटिव कूलिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज 0.035%, जिसे हम 345 ppm के नाम से जानते हैं, यानी वर्तमान समय में 400 ppm मात्रा हो चुकी है और सॉइल में इसकी मात्रा 10 गुना ज़्यादा हो जाती है, यानी 4000 ppm या फिर 0.04% है। यानी समान रूप से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में कितना है तो 300 से 400 ppm है, जबकि सॉइल में कितना है तो सॉइल में सीधा 10 गुना हो जाता है, यानी 4000 ppm या 0.04 ppm हो चुका है वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिमम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर क्रॉप यील्ड, यानी कि फसल के उत्पादन के लिए जो ऑप्टिमम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आवश्यक होती है वो 1000 से 2000 ppm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी इंजेक्टेड ओनली इन डे टाइम, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इंजेक्शन जो है केवल दिन के समय किया जाता है, यानी कि फील्ड में कार्बन डाइऑक्साइड यानी ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंजेक्शन किया जाता है वो केवल दिन के समय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक लो टनल्स, डिस्कस अबाउट प्लास्टिक लो टनल्स ऑफ सीजन वेजिटेबल प्रोडक्शन इन ओपन फील्ड कंडीशन, यानी ओपन फील्ड कंडीशंस में जब हम ऑफ सीजन में वेजिटेबल का प्रोडक्शन करते हैं तो उसी को हम प्लास्टिक लो टनल्स के नाम से जानते हैं। फिर से ऑफ सीजन वेजिटेबल प्रोडक्शन इन ओपन फील्ड कंडीशन, यानी ओपन फील्ड कंडीशंस में जब हम ऑफ सीजन में वेजिटेबल का प्रोडक्शन करते हैं तो उस कंडीशन को ही प्लास्टिक लो टनल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, shade nets are manufactured using HDPE high density polyethylene having 25 to 75% शेड, यानी शेड नेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग, यानी शेड नेट किससे मिलकर बना होता है तो शेड नेट्स जो होता है वो HDPE जिसे हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग करके शेड नेट बनाया जाता है और इसकी जो छाया प्रतिशत होती है वो 25 से 75% होती है। यानी शेड नेट्स किससे बना होता है तो शेड नेट्स HDPE जिसे हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन के नाम से जानते हैं, इसके प्रयोग से शेड नेट बना होता है और यह 25 से 75% छाया प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर्ड प्लास्टिक मल्च रिड्यूस इंसेक्ट डैमेज, यानी कि यदि कलरफुल प्लास्टिक मल्च का प्रयोग हम फील्ड में करते हैं तो इससे इंसेक्ट का डैमेज जो होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो मल्चेज रेपेल वाइट फ्लाई, येलो मल्चे से जो वाइट फ्लाई होते हैं यानी येलो मल्चे से यदि हम फील्ड में या फिर ग्रीन हाउस में येलो मल्च का प्रयोग करते हैं तो इससे वाइट फ्लाई का अटैक जो होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक मल्च से क्या होता है तो फॉर सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड वीड कंट्रोल, यानी यदि हम फील्ड में ब्लैक मल्च का प्रयोग करेंगे तो सॉइल मॉइस्चर का कंजर्वेशन होता है और इसके साथ ही साथ वीड कंट्रोल भी हो जाता है, क्योंकि ब्लैक प्लास्टिक में
लाइट इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है और फिर उसे ट्रांसफ़र करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है। इसीलिए सॉइल मॉइस्चर का कंजर्वेशन हो जाता है और ऑर्बिट का कंट्रोल भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक इज यूज्ड इन मल्चिंग हैज थिकनेस अबाउट 8 से 10 या फिर 10 से 15 10 से 25 माइक्रोन। यानी प्लास्टिक यूज्ड इन मल्चिंग हैज़ थिकनेस अबाउट, यानी कि जब हम मल्चिंग के रूप में जब प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, यानी मल्चिंग के रूप में प्लास्टिक का जो प्रयोग करते हैं उसकी मोटाई 8 से 10 या फिर 10 से 25 माइक्रोन तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंट मल्च जिसका साइज 30 से 40 माइक्रोन थिकनेस होता है, इंक्रीज सॉइल टेम्परेचर या फिर सॉइल सोलराइजेशन। यानी कि यदि ट्रांसपेरेंट मल्च का जब हम प्रयोग 30 से 4 माइक्रोन थिकनेस के आधार पर करते हैं तो यह सॉइल की टेम्परेचर को इंक्रीज करता है या फिर सॉइल सोलराइजेशन को इंक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोगेशन बेंचेज फॉर रूटिंग ऑफ कटिंग्स ग्राफ्टिंग आर मेंटेन्ड 6 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर देन टेम्परेचर फॉर ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स। यानी प्रोपोगेशन बेंचेज फॉर रूटिंग ऑफ कटिंग्स, यानी रूटिंग ऑफ कटिंग्स या फिर रूटिंग ऑफ कटिंग्स ग्राफ्टिंग के लिए जो बेंचेज का प्रोपोगेशन होता है, यानी कि बेंचेज का जो प्रोपोगेशन होता है वो कितने पे मेंटेन होता है? तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन होता है। वार्मर देन टेम्परेचर फॉर ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स, वार्मर देन यानी प्रोपोगेशन बेंचेज फॉर रूटिंग ऑफ कटिंग्स ग्राफ्टिंग आर मेंटेन्ड 6 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर देन टेम्परेचर फॉर ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स। यानी कि जो फसल उगाने के लिए टेम्परेचर की अपेक्षा, यानी कि टेम्परेचर फॉर ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स, यानी फसल उगाने के लिए टेम्परेचर की अपेक्षा 6 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म रहता है। ठीक, 6 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म रहता है। कहाँ पर? तो रूटिंग ऑफ कटिंग्स में या फिर ग्राफ्टिंग में, जो कि बेंचेज प्रोपोगेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर से प्रोपोगेशन बेंचेज फॉर रूटिंग ऑफ कटिंग्स ग्राफ्टिंग आर मेंटेन्ड 6 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर देन टेम्परेचर फॉर ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट बीट्स यूज्ड फॉर ग्रोविंग स्मॉलर टेंडर सीडलिंग्स रूटिंग ऑफ कटिंग्स। यानी हार्ट बीट्स में किसका प्रयोग करते हैं? तो हार्ट बीट्स में ग्रोविंग स्मॉल, यानी यूज्ड फॉर ग्रोविंग स्मॉल टेंडर्स सीडलिंग्स रूटिंग ऑफ कटिंग्स। यानी कि हार्ट बीट्स में स्मॉल टेंडर सीडलिंग को उगाने के लिए और रूटिंग ऑफ कटिंग से उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कोल्ड फ्रेम्स का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो यूज्ड फॉर हार्डनिंग ऑफ रूटेड कटिंग्स, यानी रूटेड कटिंग्स के हार्डनिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कोल्ड फ्रेम्स का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रूटेड कटिंग के हार्डनिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कोल्ड फ्रेम्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, लैथ हाउस डिस्कस अबाउट लैथ हाउस प्रोवाइड शेड टू यंग टेंडर सीडलिंग्स आर रूटेड कटिंग। यानी रूटेड कटिंग्स के लिए या फिर यंग टेंडर सीडलिंग्स के छाया प्रोवाइड करने के लिए लैथ हाउस का प्रयोग करते हैं। यानी लैथ हाउस प्रोवाइड शेड टू यंग टेंडर सीडलिंग्स आर रूटेड कटिंग, यानी रूटेड कटिंग्स या फिर यंग टेंडर सीडलिंग्स को छाया प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? तो लैथ हाउस करता है। नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ मिस्ट चैम्बर इन पॉली हाउस रूटिंग ऑफ कटिंग्स। यानी कि मिस्ट चैम्बर का प्रयोग पॉली हाउस में किस लिए करते हैं? तो रूटिंग ऑफ कटिंग के लिए मिस्ट चैम्बर का प्रयोग किया जाता है। यानी रोल ऑफ मिस्ट चैम्बर इन पॉली हाउस, यानी पॉली हाउस में मिस्ट चैम्बर का रोल क्या होता है? तो रूटिंग ऑफ कटिंग के लिए रोल होता है या फिर कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट हाउस का मतलब क्या होता है? तो सुइटेबल फॉर कैक्टाई सक्कुलेंट्स एंड ऑर्किड्स। यानी नेट हाउस जो होता है वो सुइटेबल होता है किसके लिए? तो ऑर्किड के कल्टीवेशन के लिए, सक्कुलेंट के कल्टीवेशन के लिए एंड कैक्टाई के कल्टीवेशन के लिए जो होता है वो सुइटेबल माना जाता है। क्या? नेट हाउस। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रिप इरिगेशन वाज डेवलप्ड बाय सिमका ब्लास इन 1959 इन इजराइल। यानी ड्रिप इरिगेशन का विकास जो है वो इजराइल में 1959 ईस्वी में सिमका ब्लास नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। सिमका ब्लास साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। फिर पिचर सिस्टम, पिचर इरिगेशन इंडिजीनियस मेथड ऑफ माइक्रो इरिगेशन। यानी कि भारतीय माइक्रो इरिगेशन का मेथड कौन होता है? तो पिचर सिस्टम होता है। पिचर सिस्टम में जो घड़ा होता है उसमें छेद करके पौधों के उसमें पानी भर के पौधे के मतलब छोटा सा छेद करके पौधों के आसपास रख दिया जाता है घड़े को, उसी को पिचर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है, एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया 3.51 लाख पर लाख हेक्टेयर। वर्तमान समय में डेटा इसका पता नहीं है, लेकिन
इसमें 3.51 लाख हेक्टेयर दिया है, यानी कि एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया, यानी भारत में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के अंतर्गत टोटल एरिया कितना है तो 3.51 लाख हेक्टेयर इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है मैक्सिमम एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया, महाराष्ट्र। फिर से मैक्सिमम एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया, यानी इंडिया में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के अंतर्गत सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर है तो महाराष्ट्र में। कितना एरिया है तो 94,000 हेक्टेयर एरिया जो होता है वो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के अंतर्गत महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैक्सिमम एरिया अंडर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया, यानी हमारे भारत में स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के अंतर्गत सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर है तो इसमें हरियाणा दिखाया गया है। हरियाणा नहीं है, वर्तमान समय में क्या हो गया है तो हर वर्तमान समय में राजस्थान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन इफिशियंसी इज 90 to 95% कंपेयर्ड विथ स्प्रिंकलर एट 70% एंड फरो इरीगेशन इज 60 से 80%, यानी कि एप्लीकेशन इफिशियंसी यानी कि वह एप्लीकेशन इफिशियंसी इज 90 to 95% कंपेयर्ड विथ स्प्रिंकलर एट 70% एंड फरो इरीगेशन 60 से 80%, यानी कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का एप्लीकेशन इफिशियंसी कितना होता है, या फिर वाटर यूज इफिशियंसी, यानी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का वाटर यूज इफिशियंसी 90 to 95% होता है, जबकि स्प्रिंकलर इरिगेशन का वाटर यूज इफिशियंसी 70% होता है, जबकि फरो इरिगेशन का वाटर यूज इफिशियंसी आपका 60 से 80% तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिवाइड ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम सेव वाटर 30 to 50%, लेबर 50%, फर्टिलाइजर 30 to 40% एंड इंक्रीज यील्ड 12 to 76%, यानी कि डिवाइड ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, यानी ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम दोनों को मिलाकर जिसमें वाटर सेव किया जाता है, तो यानी कि डिवाइड ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम सेव वाटर, यानी दोनों को मिलाकर, यानी स्प्रिंकलर इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन दोनों को मिलाकर पानी का सेव कितना होता है तो पानी का सेव 30 से 50% होता है। लेबर का सेव कितना होता है तो आधा परसेंटेज हो जाता है, यानी 50% हो जाता है। फर्टिलाइज़र का बचत कितनी होती है तो 30 से 40% फर्टिलाइज़र की बचत हो जाती है। और यील्ड कितना बढ़ जाता है तो 12 से लेकर 76% तक यील्ड बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रिप सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रिप सिस्टम ओपनिंग प्रेशर इज 1 to 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ड्रिप इरिगेशन का जो ऑपरेटिंग प्रेशर या फिर ऑपरेटिंग प्रेशर होता है, या फिर ऑपरेटिंग प्रेशर यानी ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम 1 to 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि दूसरा। नेक्स्ट पॉइंट, फोगर्स एंड डिस्कस अबाउट फोगर्स क्या होता है। एक प्रकार का टर्म है फोगर्स, FOGGER। फोगर्स एक प्रकार का टर्म है। इसका ऑपरेटिंग प्रेशर कितना होता है तो 2 से लेके 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ड्रॉपलेट साइज का कितना होता है तो लेस देन 10 माइक्रोन, यानी कि फोगर्स का ऑपरेटिंग प्रेशर जो होता है वो 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और इसकी जो ड्रॉपलेट साइज होती है वो लेस देन 10 माइक्रोन होती है। नेक्स्ट इरिगेशन सिस्टम है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। इसकी ऑपरेटिंग प्रेशर 2.5 से लेकर 3.5 किलोमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड इसकी जो ड्रॉपलेट साइज होती है 0.5 से लेकर 4 मिलीमीटर तक होती है। नेक्स्ट मिस्ट चैम्बर यूज्ड फॉर रूटिंग ऑफ लीफ कटिंग्स एंड ड्रॉपलेट साइज 10 to 500 माइक्रोन्स, यानी कि मिस्ट चैम्बर का प्रयोग जो है लीफ कटिंग के लिए, यानी कि रूटिंग ऑफ लीफ कटिंग, यानी लीफ कटिंग के रूटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है मिस्ट चैम्बर का प्रयोग, और इसका जो ड्रॉपलेट साइज होता है वो 10 से लेकर 500 माइक्रोन तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट सॉइल टाइप्स यूज 2 LPH emitters and are more economical for sandy soils, use 4 IPH emitters। फिर से मोस्ट सॉइल टाइप्स यानी सर्वाधिक सॉइल टाइप्स जिसका प्रयोग 2 LPH
LPH इमीटर्स के रूप में करते हैं, यानी कि मोस्ट सॉइल टाइप यूज, यानी सर्वाधिक सॉइल टाइप में हम 2 LPH इमीटर्स का प्रयोग करते हैं। एंड आर मोर इकोनॉमिकल, यह जो होता है वो सर्वाधिक इकोनॉमिकल होता है, यानी आर्थिक रूप से यह बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। फॉर सैंडी सॉइल, यानी कि सभी प्रकार के सॉइल्स के लिए 2 LPH का इमीटर्स प्रयोग करते हैं और यह बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। लेकिन सैंडी सॉइल्स के लिए जिस हम मीटर्स का प्रयोग करते हैं वह 4 LPH का होता है, यानी कि सैंडी सॉइल्स के लिए किस प्रकार की मीटर का प्रयोग करते हैं तो 4 LPH की मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ड्रिप इमीटर्स क्या होता है तो मोस्ट ससेप्टेबल टू क्लॉगिंग, यानी ड्रिप इमीटर्स क्या होता है तो ड्रिप इमीटर्स जो होता है वो मोस्ट ससेप्टेबल टू क्लॉगिंग, यानी क्लॉगिंग के प्रति सर्वाधिक ससेप्टेबल जो होता है या फिर कमजोर होता है वो आपका ड्रिप इमीटर्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट 10% प्रेशर ड्रॉप इज परमिटेड बिटवीन 2 एंड्स ऑफ लैटरल्स, यानी अबाउट 10% प्रेशर ड्रॉप इज परमिटेड बिटवीन 2 एंड्स ऑफ लैटरल, यानी 2 एंड ऑफ लैटरल के बीच में 10% के आसपास 10% प्रेशर ड्रॉप को परमिटेड किया जाता है, यानी अबाउट 10% प्रेशर ड्रॉप इज परमिटेड बिटवीन 2 एंड्स ऑफ लैटरल, यानी 2 एंड्स ऑफ लैटरल के दौरान 2 एंड्स ऑफ लैटरल के बीच में केवल 10% प्रेशर ड्रॉप को ही परमिटेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इफेक्टिव कूलिंग डिस्टेंस बिटवीन फैन एंड पैड 30 to 60 मीटर्स, यानी कि फॉर इफेक्टिव कूलिंग डिस्टेंस बिटवीन फैन एंड पैड, यानी फैन एंड पैड के बीच में जो प्रभावकारी कूलिंग डिस्टेंस होता है वो 30 से 60 मीटर होता है। फिर से, फॉर इफेक्टिव कूलिंग डिस्टेंस बिटवीन फैन एंड पैड, यानी फैन एंड पैड के बीच में जो प्रभावकारी कूलिंग डिस्टेंस होता है वो 30 से 60 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.47 एकर्स, यानी 1 हेक्टेयर में 2.47 एकर्स होता है, या फिर इसी को 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एकड़ इक्वल टू 4356 स्क्वायर फीट होता है, यानी 1 एकड़ में 4356 स्क्वायर फीट होता है, जिसे हम 0.4040 हेक्टेयर के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को 4.8 या फिर 5 बीघा। 1 एकड़ में कितना बीघा होता है तो 1 एकड़ में 5 बीघा होता है, 5 बीघा होता है, यानी 1 एकड़ इक्वल टू 4356 स्क्वायर फीट होता है, या फिर 0.404 हेक्टेयर होता है, या फिर इसी को 4.8 बीघा के नाम से जानते हैं। एक गेज में 254 माइक्रोन्स होता है, यानी एक गेज में 0.254 माइक्रोन्स होता है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना PSI होता है तो प्रेशर सेकेंड, यानी 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है तो 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 14.22 PSI होता है। नेक्स्ट, 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है, या फिर 632 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है 1 हार्स पावर में। नेक्स्ट पॉइंट, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 14.7 PSI होता है, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 14.7 PSI होता है, या फिर इसी को 760 मिलीमीटर HG के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.1868 जूल होता है, यानी 1 कैलोरी में कितना जूल होता है तो 1 कैलोरी में 4.1868 जूल होता है, या फिर इसी को हम 0.003968321 BTU के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, 1 BTU इक्वल टू 251.9958 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, या फिर इसी को हम 1055.056 जूल, यानी 1 BTU बराबर 1055.056 जूल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो अगला क्वेश्चन है, एक बार में 6 की पावर 5 पास्कल होता है, या फिर 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 किलोग्राम में 2.2046 पाउंड्स होता है, 1 किलोग्राम में 2.2046 पाउंड्स होता है। नेक्स्ट, 10 पाउंड्स में 4.54 किलोग्राम होता है, यानी 10 पाउंड में कितना किलोग्राम होता है तो 10 पाउंड्स में
4.54 किलोग्राम होता है। एक क्विंस में 0.283 किलोग्राम होता है। एक मील में 1.609944 किलोमीटर होता है, या 8 फुरलॉन्ग होता है, या फिर 1760 यार्ड्स होता है। एक मील में 1.60 किलोमीटर होता है। एक मील में यानी एक मील में कितना किलोमीटर होता है, तो एक मील में 1.5 किलोमीटर होता है। 1.60 किलोमीटर होता है। इसी को हम 8 फुरलॉन्ग के नाम से जानते हैं। इसी को हम 1760 यार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, एक फुरलॉन्ग में 660 फीट होता है। एक फुरलॉन्ग में 660 फीट होता है, या फिर 220 यार्ड्स होता है। एक यार्ड्स में 91.44 सेंटीमीटर होता है। 91.44 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुट कैंडल में 10.7639 लक्स होता है। एक फुट कैंडल में 10.7639 लक्स होता है। विटामिन ए माइक्रोन ग्राम पर 100 ग्राम। विटामिन ए को हम माइक्रोन ग्राम पर 100 ग्राम, या फिर विटामिन ए को इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम इंटू 0.6 के रूप में मापते हैं। यानी विटामिन ए का मापन जो है माइक्रोन ग्राम पर 100 ग्राम, या फिर विटामिन ए को हम इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम इंटू 0.6 से गुणा करके निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ppm इक्वल टू परसेंटेज इंटू 10,000। यानी 1 ppm को निकालने के लिए जब हम प्रतिशत में 10,000 से गुणा कर देते हैं तो 1 ppm निकल जाता है। मतलब जब प्रतिशत में हम 10,000 से गुणा कर देते हैं तो उतने के बराबर 1 ppm होता है। या फिर 1 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 ppm मतलब 1 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में जब 1 मिलीग्राम मात्रा पाई जाती है तो उसी को 1 ppm के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोविंग डिग्री डेज का मतलब क्या होता है, तो डे टेम्परेचर मैक्सिमम प्लस डेली टेम्परेचर मिनिमम प्लस 2 बेस टेम्परेचर यानी ग्रोविंग डिग्री डे का मतलब क्या होता है, तो ग्रोविंग डिग्री डे का मतलब दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, प्लस दिन का डेली का टेम्परेचर ग्रोविंग डिग्री डे का मतलब होता है डेली का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, प्लस डेली का टेम्परेचर मिनिमम होता है, प्लस दो माइनस बेस टेम्परेचर, यानी कि डेली का टेम्परेचर मैक्सिमम, डेली का टेम्परेचर मिनिमम और प्लस 2 माइनस बेस टेम्परेचर, उसके द्वारा ग्रोविंग डिग्री डे निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट यूनिट इज कॉल्ड डिफरेंटली एज डिग्री डेज। यानी हीट यूनिट्स जो होता है इसको हम डिफरेंटली एज डिग्री डे के रूप में जानते हैं। यानी हीट यूनिट को हम डिफरेंटली डिग्री डे के रूप में जानते हैं। रिमाइंडर इंडेक्स सिस्टम, कूलिंग डिग्री डेज, टोटल थर्मल यूनिट्स, आइथेमल यूनिट्स एंड वार्मथ इंडेक्स। यानी हीट यूनिट को हम किस नाम से जानते हैं, तो हीट यूनिट को हम डिफरेंटली डिग्री डे के नाम से जानते हैं, रिमाइंडर इंडेक्स सिस्टम के नाम से जानते हैं, कूलिंग डिग्री डे टोटल के रूप में जानते हैं, थर्मल यूनिट्स के रूप में जानते हैं, आइथेमल यूनिट्स के नाम से जानते हैं, एंड वार्मथ इंडेक्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच साइंटिस्ट रिएयूमर 1735 फर्स्ट टाइम कैलकुलेटेड हीट यूनिट। यानी कि फ्रेंच साइंटिस्ट जिसका नाम रिएयूमर, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1935 ईस्वी में हुआ था, इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है हीट यूनिट का कैलकुलेट किया था। यानी कि फ्रेंच साइंटिस्ट रियूमर 1735 में सर्वप्रथम हीट यूनिट को कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नोल्ड 1958 अर्नोल्ड नामक साइंटिस्ट ने 1958 में डेवलप्ड वेरियस मेथड्स टू डिटरमाइन बेस टेम्परेचर। यानी अर्नोल्ड 1958 ईस्वी में विभिन्न प्रकार के बेस टेम्परेचर को निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के मेथड्स को विकसित किया था। यानी अर्नोल्ड नामक साइंटिस्ट ने 1958 ईस्वी में बेस टेम्परेचर को निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रकार की मेथड को विकसित किया था। यानी अर्नोल्ड नामक साइंटिस्ट ने 1958 ईस्वी में बेस टेम्परेचर को निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रकार की मेथड को विकसित किया था। नेक्स्ट, दिया है टेबल। नेक्स्ट है आपका टेबल के बारे में डिस्कस किया गया है।
वहीं टेबल के बारे में डिस्कस किया गया। एक तरफ आपका क्रॉप दे दिया है, दूसरी तरफ वैरायटी एंड हीट यूनिट्स रिक्वायर्ड कर दिया है, तीसरी तरफ बेस्ट टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड्स में दिया है। लीची की शाही वैरायटी है 1813 कलकतिया। लीची की जो शाही वैरायटी है उसके लिए कितनी हीट यूनिट की आवश्यकता होती है? तो लीची की शाही वैरायटी को 1813 हीट यूनिट की आवश्यकता होती है, जबकि कलकतिया के लिए 1014 हीट यूनिट की आवश्यकता होती है। और बेस्ट टेम्परेचर कितना होता है? तो लीची का जो बेस्ट टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड्स होता है। डेट पाम का हीट यूनिट यानी डेट पाम को कितने हीट यूनिट की आवश्यकता होती है? तो कच्छ एरिया गुजरात में 1800 से 2000 हीट यूनिट की आवश्यकता होती है। किसको? डेट पाम को। यानी डेट पाम को कितने हीट यूनिट की आवश्यकता होती है? तो डेट पाम को 1800 से 2000 हीट यूनिट की आवश्यकता होती है। कहाँ पर? तो कच्छ एरिया गुजरात में। और इसका जो बेस्ट टेम्परेचर होता है, तो डेट पाम का जो बेस्ट टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड्स होता है। तीसरे नंबर का क्रॉप्स है ग्रेप की जो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी होती है उसको हीट यूनिट की आवश्यकता होती है 1600 से 2000। लेट मैच्योरिंग जो ग्रेप्स होता है उसके लिए हीट यूनिट की आवश्यकता 3000 से अधिक होती है। पर्ल ऑफ कसाबा यानी कसाबा का जो पर्ल होता है उसको कितने हीट यूनिट की आवश्यकता होती है? तो 1570 से 1600 हीट यूनिट की आवश्यकता होती है। एंड ब्लैक मस्कट के लिए कितने हीट यूनिट की आवश्यकता होती है? तो ब्लैक मस्कट के लिए 2080 से 2160 हीट यूनिट की आवश्यकता होती है। थॉमसन सीडलेस के लिए कितने हीट यूनिट की आवश्यकता होती है? तो 1600 से 2000 हीट यूनिट की आवश्यकता होती है। गुलाबी के लिए 3508 हीट यूनिट की आवश्यकता होती है। अनाबे शाही के लिए 3582 हीट यूनिट की आवश्यकता होती है। और बेस्ट टेम्परेचर कितना होता है? तो ग्रेप के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यक होता है। नेक्स्ट है क्रॉप है स्ट्रॉबेरी के रेजिना के लिए कितने स्ट्रॉबेरी की रेजिना वैरायटी के लिए कितने हीट यूनिट की आवश्यकता होती है? तो 174 है। जबकि तालिस्मान वैरायटी के लिए कितने हीट यूनिट की आवश्यकता है? तो 215। एंड शास्ता के लिए कितना हीट यूनिट की आवश्यकता है? तो 201। और बेस्ट टेम्परेचर कितना रखा जाता है, यानी बेस्ट टेम्परेचर कितना होता है स्ट्रॉबेरी के लिए? तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड्स होता है। नेक्स्ट क्रॉप है आपका मैंगो। नेक्स्ट क्रॉप इज मैंगो के लिए कितना बताया गया है? तो मैंगो के लिए देख लेते हैं। तो वेरी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ मैंगो के लिए वेरी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ ग्रेप्स के लिए कितने हीट यूनिट की आवश्यकता होती है? तो 1800 से कम। जिसमें आपका एग्जाम्पल के तौर पर हिमसागर आता है, बॉम्बे आता है और ग्रीन आता है, अल्फांसो आता है, कृष्णा भोग आता है, गुलाब खास आता है। यानी मैंगो के एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी यानी मैंगो की जो वेरी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है उसको 1800 से कम हीट यूनिट की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका हिमसागर आता है, बॉम्बे ग्रीन आता है, अल्फांसो आता है, कृष्णा भोग आता है, गुलाब खास आता है। जबकि मैंगो के अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी के लिए 1800 से 2000 हीट यूनिट की आवश्यकता होती है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आपका लंगड़ा आता है। नेक्स्ट हमारा मीडियम मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ मैंगो कितनी हीट यूनिट की आवश्यकता होती है? तो 2000 से 2200 हीट यूनिट की आवश्यकता होती है। इसकी वैरायटी का नाम क्या है? तो इसकी वैरायटी का नाम एग्जाम्पल के तौर पे बनराज है। नेक्स्ट है लेट मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ मैंगो के लिए कितने हीट यूनिट की आवश्यकता होती है? तो 2200 से 2400 हीट यूनिट की आवश्यकता होती है। और इसकी वैरायटी का नाम मल्लिका है। नेक्स्ट है मल्लिका है, आम्रपाली है, चौसा है, तोतापरी। यानी मल्लिका, आम्रपाली, चौसा, तोतापरी को 2200 से 24 हीट यूनिट की आवश्यकता होती है। और ये लेट मैच्योरिंग वैरायटी ग्रुप में जाने जाते हैं। वेरी लेट मैच्योरिंग वैरायटी के लिए कितने हीट यूनिट की आवश्यकता होती है? तो 2400 से अधिक। और इसके लिए कौन सी वैरायटी का नाम है? तो हूर है, बानेसान है। नेक्स्ट क्रॉप है बेर में गोला वैरायटी के लिए कितने हीट यूनिट की आवश्यकता होती है? तो बेर में गोला वैरायटी के लिए 1980 से 2236 हीट यूनिट की आवश्यकता होती है। जबकि कैथली के लिए 2236 से 2566 हीट यूनिट की आवश्यकता होती है। जबकि उमरान के लिए 2516 से 2920 हीट यूनिट की आवश्यकता होती है। और इसका बेस्ट टेम्परेचर कितना होता है? तो 7.2 होता है। जबकि मैंगो का बेस्ट टेम्परेचर 1 होता है, ओनली 1 होता है। एप्पल में कितने हीट यूनिट की आवश्यकता होती है? तो एप्पल के लिए 2457
से 5756 यूनिट की आवश्यकता होती है। इसका भी बेस टेम्परेचर बेर की अपेक्षा सेम होता है। 7.2 नेक्स्ट हेडिंग दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लैडिंग मटेरियल, यानी कि जो क्लैडिंग मटेरियल है उसके लक्षण के बारे में है डिस्कस किया जाएगा। एक तरफ टाइप्स दिया है, दूसरी तरफ उसकी ड्यूरेबिलिटी दी है, तीसरी तरफ आपका ट्रांसमिशन दिया है। ट्रांसमिशन में किसका ट्रांसमिशन होता है, तो आपका लाइट का ट्रांसमिशन होता है, दूसरा आपका हीट का ट्रांसमिशन होता है। अगली तरफ आपका मेंटेनेंस दिया है। पॉलीइथाइलिन का जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो 1 साल होती है, यानी कि पॉलीइथाइलिन कितने वर्ष तक चलता है, तो 1 साल तक चलता है। इसकी जो लाइट की ट्रांसमिशन है वो 90% होती है, जबकि हीट का ट्रांसमिशन 70% होता है। और मेंटेनेंस कैसा आता है, तो इसका वेरी हाई, यानी इसकी मेंटेनेंस में बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। दूसरे नंबर पर आपका पुट है पॉलीइथाइलिन यूवी रेसिस्टेंट, यानी दूसरे नंबर पर आपका पॉलीइथाइलिन यूवी रेसिस्टेंट जो होती है, तो पॉलीइथाइलिन यूवी रेसिस्टेंट इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है 3 साल होती है। लाइट की ट्रांसमिशन 90% होती है, हीट की ट्रांसमिशन 70% होती है। मेंटेनेंस इसका हाई आता है। तीसरे नंबर पर आपका फाइबर ग्लास आता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी 7 वर्ष तक होती है और इसका जो लाइट ट्रांसमिशन 90% होता है, हीट ट्रांसमिशन 5% होता है और मेंटेनेंस इसका बहुत कम आता है। इसका बहुत कम आता है। नेक्स्ट हमारा टेटलर कोटेड फाइबर ग्लास, जो जिसकी ड्यूरेबिलिटी 5 वर्ष होती है। लाइट का ट्रांसमिशन 90% होता है, हीट का ट्रांसमिशन 5% होता है। मेंटेनेंस इसका कितना आता है, तो लो आता है। मेंटेनेंस इसका बिल्कुल लो आता है। नेक्स्ट है डबल स्ट्रेंथ ग्लास, इसकी ड्यूरेबिलिटी 50 ईयर्स यानी कि 50 साल होती है, यानी कि डबल स्ट्रेंथ ग्लास का जो ड्यूरेबिलिटी होती है 50 वर्ष होती है और इसकी लाइट का ट्रांसमिशन 90% होता है, हीट का ट्रांसमिशन 5% होता है। मेंटेनेंस इसका भी बहुत कम आता है। अब बात करते हैं पॉलीकार्बोनेट, यानी पॉलीकार्बोनेट की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो 50 साल इसकी भी होती है। लाइट की ट्रांसमिशन 90% होता है और हीट का ट्रांसमिशन 5% होता है और सबसे कम कास्ट किस में बैठा है, तो पॉलीकार्बोनेट में बैठता है। अब हम नेक्स्ट सेशन में 9th नंबर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सॉइललेस कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, यानी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो कि बिना सॉइल के उगाए जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे 9th नंबर के टॉपिक को। थैंक यू एवरीवन गाइज।